आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है। सबका विकास, सबका साथ। देखिए, मैं बताता हूं, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है, जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब दो दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया। इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है। नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी। ये आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास। जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? ताजमहल का नाम राममहल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप थोड़ा गुस्से में हैं तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब भी कोई इंटरव्यू किसी चैनल पर देखता हूं या एएनआई या पीटीआई जैसी एजेंसी के हवाले से प्रचारित होते हुए देखता हूं, तो मुझे योगी आदित्यनाथ के साथ किया गया मेरा वो इंटरव्यू 2017 का पुराना इंटरव्यू याद आता है। वो साल 2017 था, मार्च का महीना था, यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत तमाम नेता चुनाव प्रचार में जुटे थे। योगी यूपी के मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर प्रचार कर रहे थे, 5 बार के तब सांसद थे। लखनऊ में एक इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव हुआ था, तब मैं इंडिया टीवी का एडिटर था, और उसी कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ से लगभग 1 या सवा घंटे या कुछ ज़्यादा का एक लंबा इंटरव्यू किया था, तीखे सवालों के साथ। तमाम ऐसे सवाल जो योगी को असहज कर सकते थे, और उन सवालों का बहुत आक्रामकता से योगी ने आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया था। लेकिन तब से अब तक योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभाले 8 साल हो गए। तब उन्हें भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन दांव लगा उनका। जो भी सियासी समीकरण, सियासी जमीन, सियासी बिसात जैसे भी बिछी, मुख्यमंत्री बने, और तब से आज तक 8 साल हो गए। 8 साल में उन्होंने दर्जनों इंटरव्यू दिए होंगे, कई बार अलग अलग चैनल्स के एंकर, नामचीन चेहरे, एडिटर, सब ने इंटरव्यू किया। लेकिन जब उन इंटरव्यूज को देखता हूं तो लगता है इन सब के पास योगी से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। और इसलिए मैंने कहा मुझे वो इंटरव्यू याद आता है। तब तो उनकी सत्ता नहीं थी, तब तो वो विपक्ष में थे, दावेदार थे सत्ता के। और अब जब सत्ता में है, 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस मॉडल पर, योगी आदित्यनाथ की शैली पर, उनके तौर तरीके पर, उनकी राजनीति पर, उनकी नफरती राजनीति पर, उनके बयानों पर, उनके हवाई दावों पर, हवाई वादों पर 80 सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन हैरानी होती है जब बड़े बड़े संपादक योगी आदित्यनाथ के सामने बैठते हैं, 3-3, 4-4, 6-6 कैमरों के सामने, तो लगता है नतमस्तक हो जाते हैं। सवालों की जगह चाटुकारिता या चमचागिरी वाली बातें की जाती है, और योगी आदित्यनाथ को पहले ही बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर ले जाकर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सवाल के नाम पर कलंक होते हैं, दरअसल वो सवाल होते नहीं। जैसे अभी पीटीआई के एडिटर इन चीफ ने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के हवाले से कल भी एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था और आज कई अखबारों में खबर छपी है। उस इंटरव्यू में सवाल क्या किए गए और क्या किए जाने चाहिए थे। योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से 8 साल में यूपी में राज किया है, जिस ढंग से नफरत की राजनीति को बहुत खाद पानी देकर, बहुत नफरत की जमीन, मजबूत जमीन बीजेपी के लिए तैयार की है, कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति करते हुए जिस ढंग से 80-20 के नारे से लेकर और कटेंगे बटेंगे जैसे नारे देने से लेकर नमाज, कांवड़, ये सावन के महीने में तमाम तरह के विवाद बवाल करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे। एकमात्र उनका एजेंडा है किसी ढंग से ध्रुवीकरण उनके पक्ष में, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण, हिंदुओं का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में होता रहे। ये सारे सवाल गायब होते हैं। और सवाल क्या पूछे गए पीटीआई में, और उन सवालों के जवाब में क्या योगी ने कहा, और उसके बाद मैं वो भी दिखाऊंगा क्या मैंने सवाल किया। हालांकि मुझे वो दोबारा इंटरव्यू देंगे नहीं, मैंने कई बार कोशिश की, नहीं देंगे, पता है। लेकिन जो सवाल पूछे गए पीटीआई की तरफ से, यूपी की छवि बदल गई है।
गुजरात का पहले जिक्र होता था, गुजरात मॉडल का, अब यूपी मॉडल का, यूपी गवर्नेंस मॉडल का जिक्र हो रहा है। 2029 में क्या यूपी गवर्नेंस मॉडल की चर्चा आप चाहते हैं? गवर्नेंस का जहां तक सवाल है तो यूपी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक तबका आपको पीएम के तौर पर देखना चाहता है, आपको लोग विकास पुरुष कहते हैं, आपको हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, आपको बुलडोजर बाबा कहते हैं। यही सब सवाल पूछे गए इंटरव्यू में। और जवाब के नाम पर योगी ने कहा, जो अखबारों की कुछ कुछ सुर्खियां, जैसे आज एक अखबार में अमर उजाला में सामने देख रहा हूं, मैं दिल से योगी हूं, राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं। यह शख्स कह रहे हैं कि वो दिल से योगी है। अगर ये योगी दिल से हैं तो योगी की वही शैली, वही तरीका, वही नफरत भरी राजनीति योगी की होती है जो योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल में यूपी में कर रहे हैं। कोई दिल से योगी होगा, संत होगा, महात्मा होगा, धर्मगुरु होगा। योगी का मतलब यही तो है, मोह माया से मुक्त। तो क्या उस तरह से पहले तो सत्ता में बैठकर हर तरह के साम दाम दंड भेद, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना और उसके बाद दिन रात नफरत की बातें करना? जब भी मुंह खोलते हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जुबान से, उनके इंटरव्यू में, उनके भाषण में हर जगह एक नफरती प्रवृत्ति साफ झलकती है। और उसके बाद ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाता। वो कहते दिल से योगी है। कैसा दिल है उस योगी का, जिस योगी ने अपने भाषणों में कहना शुरू किया 80 और 20 का नारा बुलंद किया, कटेंगे तो बटेंगे का नारा बुलंद किया, जिस योगी ने सावन के महीने में एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए, उसकी पहचान मुकम्मल करने के लिए धार्मिक पहचान के आधार पर उनके दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने का फैसला कर दिया, जिस योगी ने होली के मौके पर, जिस योगी सरकार ने होली के मौके पर भी यूपी में रंग में नफरत का रंग घोलने की कोशिश की, जिसकी सरकार ने, जिस योगी ने इसी इंटरव्यू में कहा नमाजियों को लेकर, संभल को लेकर, योगी ने लगातार पिछले 7-8 सालों के उनके शासन में देखेंगे तो इस तरह से उनकी नफरती राजनीति है जिस पर सैकड़ों पन्ने लिखे जा सकते हैं, सैकड़ों पन्ने लिखे भी गए हैं। लेकिन सवाल पूछते वक्त इन पत्रकारों को, संपादकों के सामने कोई सवाल नहीं सोचता है और इसलिए ऐसे ऐसे लारा लप्पा वाले सवाल पूछते हैं कि योगी संत महात्मा की तरह भाषण देने लगते हैं कि मैं दिल से योगी। कैसे दिल से योगी हैं? किस तरह के योगी हैं आप? और अगर योगी हैं, अगर आप संत महात्मा हैं, उनका आंशिक रूप भी आप में है, सिर्फ भगवा पहनने से कोई योगी हो जाएगा? ठीक है, आप योगी हैं, एक पीठाधीश्वर हैं आप गोरखपुर पीठ के, लेकिन प्रवृत्ति क्या है? उस प्रवृत्ति में आप अपनी धार्मिक पहचान की श्रेष्ठता के तले आप एक धर्म विशेष को कुचलना चाहते हैं। आपकी प्रवृत्ति बार बार झलकती है और यही चिन्हित करते हैं आप। कल के इंटरव्यू में भी योगी ने यही सब कहा, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है, सड़क चलने के लिए होती है। लेकिन उसी सड़क पर कांवड़िए क्या करते हैं, उसी सड़क पर शोभा यात्रा कैसे निकलती है, उसी सड़क पर विजयदशमी का जुलूस कैसे निकलता है, उसी सड़क पर दुर्गा पूजा की जो मूर्ति विसर्जन की यात्राएं कैसे निकलती है, उसी सड़क पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा कैसे निकलती है और उन शोभा यात्राओं के दौरान कई बार क्या हुआ, कल भी वीडियो में मैंने बताया। लेकिन योगी की शैली है, कोई सवाल पूछ नहीं सकता। यूपी सरकार की तरफ से प्रायोजित तरीके से करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं। उन विज्ञापनों से सरकार ने चैनलों का मुंह बंद कर रखा और यही नतीजा है कि महाकुंभ में जब 30 लोग मारे जाते हैं, जिनका नंबर आज तक नहीं आया कि 40 थे, 60 थे, 70 थे, शुरुआती खबर जब 30 की आई थी, वो खबर भी चैनलों पर कैसे चली, किस रूप में चली और उसके बाद नंबर आंकड़े आने में 18 घंटे लगे। सरकार ने चुप्पी साधी, कोई सवाल नहीं किया गया और आज तक नहीं पता कि दरअसल प्रयागराज में कितने लोग मरे। लेकिन योगी की शैली है और उसी शैली से योगी राज कर रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा संपादक पीटीआई का जो एजेंसी है वो पूछता है कि आपको हिंदू हृदय सम्राट लोग कहते हैं, आपको फला कहते हैं, ढिमका कहते हैं, और गवर्नेंस मॉडल में तो जहाँ तक सवाल है कोई दिक्कत नहीं। तो ये शैली है, ये तरीका है और इसलिए योगी कहते हैं कि मैं दिल से योगी हूँ। वो दिल योगी का जब मैंने इंटरव्यू किया था 2017 में, यही मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कितनी जगह है? और इन सवालों, ऐसे सवालों का जवाब योगी क्या देते हैं वो मायने नहीं रखता है। योगी 7 साल से 8 साल से किस तरह से सरकार चला रहे हैं, किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को यूपी में टारगेट किया गया, उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई, उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक की तरह उनकी औकात दिखाने की कोशिश की गई। सरकार का एक मामूली पुलिस वाला, यूपी पुलिस का एक मामूली पुलिस वाला सीओ होली के मौके पर जिस तरह के बयान देता है और जिस तरह से जुमे को लेकर बयान देता है और कहता है कि सड़क पर निकलना अगर रंग से दिक्कत है तो घर में रहना, और कोई मंत्री कह देता है अगर तुम्हें रंगों से दिक्कत है पुरुषों को तो चेहरे पर हिजाब लगा लेना तिरपाल का। ये उसी यूपी की सत्ता में, यूपी की सरकार में हो रहा है। और उसी यूपी में बुलडोजर से कैसे घरों को कुचला गया है, घरों को रौंदा गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि ये
हमारी अंतरात्मा पर जख्म की तरह है। हमारी अंतरात्मा इसे कबूल नहीं करेगी। और जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा कि आपने जितने मकान तोड़े 5 या 6 सबको 10-10 लाख 6 हफ्ते के भीतर दीजिए, ये योगी की सरकार है। और योगी का बुलडोजर एक्शन के नाम पर जिस तरह से यूपी में नाइंसाफियां हुई है उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और उन फहरिस्त से उन बुलडोजर की नाइंसाफियों का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना अहम फैसला देना पड़ा। लेकिन फिर भी ये सारे सवाल योगी से पूछते वक्त इन संपादकों की जुबान से शब्द नहीं निकलते, सब चूक जाते हैं। कहीं ये डर है या योगी ने पैसा देकर इतना मुंह बंद कर रखा है, या कहें पत्रकारिता एक तरह से चाटुकारिता में इतनी तब्दील हो गई कि उनके लिए ये सारे सवाल बेमानी। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि एक बार योगी आदित्यनाथ मुझे भी इंटरव्यू दें। कुछ सवाल मेरे पास भी हैं और सवाल उनकी कार्यशैली और उनके गवर्नेंस को लेकर ही है। मैंने कभी ट्विटर पर जब लोकसभा चुनाव था उसके पहले भी लिखा, 2022 का विधानसभा चुनाव था तब भी उनसे रिक्वेस्ट की, अपील की, लेकिन मुझे पता है मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। वो इंटरव्यू जिन्हें देते हैं वो ऐसे ही सवाल पूछते हैं और इसीलिए इन्हें इंटरव्यू देते हैं। अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा संपादक टाइम्स नाउ का, उसका इंटरव्यू कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के पहले ही था। एकदम एक संपादक को जो बेसिक एथिक्स है जर्नलिज्म का, एक बेसिक पैरामीटर पर भी जो सवाल पूछने चाहिए वो भी सवाल नहीं पूछेगा। और इसलिए ऐसे नेता इस दौर में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज वो निश्चिंत हैं कि मीडिया का कोई भी तबका, मुख्य धारा के चैनल उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, चाहे जितनी बड़ी बात करें, और कोई काउंटर सवाल का तो सवाल ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि इंटरव्यू जब भी देखता हूं तो मुझे याद आता है काश एक बार हमारा भी एनकाउंटर हो, एक बार हम भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे पता है योगी आदित्यनाथ वक्त नहीं देंगे, लेकिन फिर भी। तो इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं वो 4-4.5 मिनट का वो इंटरव्यू का वो हिस्सा, हालांकि वो इंटरव्यू इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, लाखों लोगों ने देखा है, शायद करोड़ों लोगों ने देखा होगा। आप उस इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है, सबका विकास, सबका साथ। देखिए आप, हम लोग जब विकास कर रहे हैं तो विकास में फिर जाति मत मजहब कहां से आ जाता है? कहां से आया मैं बताता हूं। मैं आपको मैं बताता हूं, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया। इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी जी, और भी बदलेंगे। जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे। और कोई बुरा नहीं है ये, अगर नाम बदल दिया है। आपने मायावती जी को नहीं कहा जिन्होंने अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया है, जब इसको भी तो बोलिए। आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए। फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं। हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते हैं तो उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। हम एम्स खोलते हैं तो उससे सभी लाभान्वित होते हैं। हम सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाता है, मुसलमान भी उससे जाता है। एम्स बनेगा तो सभी लोगों का उपचार होगा। और यही नहीं, आप दूर की बात कर रहे हैं, आप जाइए गोरखनाथ मंदिर में जाइए पहले, और गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में जाइए, जितना हिंदू भोजन नहीं पाता होगा उससे ज्यादा मुसलमान भोजन पाता है। गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय में जाइए, जितने हिंदुओं का उपचार नहीं होता होगा उससे ज्यादा मुसलमान उससे लाभान्वित होता है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो आपने किया उसी की आपको बता रहा हूं। मैं बात कहां कर रहा हूं, मैं तो तथ्य पे बात करूं। एक मिनट आप, नहीं एक मिनट। अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा, वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं, जाहिर है वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख कर उसको कहीं और भेज दिया जाए, टीका वाला मैं कह रहा हूं ना, तो वहां भेदभाव कहां है? लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को आगे, जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया।
अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा एक मिनट किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे। बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो जो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। सर वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं।